नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकेश है और मैं एक शराबी हूँ। हाय मुकेश भाई। हाँ, हाय आज मुकेश ईश्वर भाई। के आप लोग भाइयों का साथ है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के 36 तत्वों का साथ है जो मैं शराब से दूर रह पा रहा हूँ, और इसके बगैर मेरा काम नहीं चल पाता है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के 12 + 12 + 12। तो शुक्रिया इस ग्रुप का, मुझे आपने मौका दिया। आपने जो है मुझे टॉपिक दिया है कंसेप्ट वन को। तो दोस्तों, चलते हैं अपने जो कंसेप्ट्स की जो शुरुआत आज हो रही है। इसके लिए अगर हम देखें कि कंसेप्ट्स का जहां पर जिक्र है, जहां से शुरुआत बिल डब्ल्यू साहब ने जो 1962 में कंसेप्ट्स लिखे, तो उन्होंने जो कंसेप्ट वन भी जो लिखा उसी में उन्होंने कम से कम काफी 2-3 पेजेस लिए हैं, जिसमें उन्होंने ये बताया कि इन कंसेप्ट्स का आगमन हुआ कैसे और क्यों हुआ और कब हुआ। ये सब कैसे कैसे अल्कोहलिक्स अनोनिमस की जीवन शैली में, अल्कोहलिक्स अनोनिमस के इस जो स्ट्रक्चर में ये कैसे आए, क्यों आए और एब्जॉर्प्शन कैसे हुआ इनका। तो दोस्तों, थोड़ी सी हिस्ट्री अगर पीछे जाते हैं तो 1935 में संस्था शुरू हुई। एक ब्रोकर ने मैसेज दिया एक डॉक्टर को बीमारी के बारे में, दोनों सोबर रहे, धीरे धीरे संस्था में आगे बढ़ाने लगे। अब मेंबर्स जुड़ रहे थे। 1-1.5 साल बाद इन्होंने काउंटिंग की, इनको लगा कि हमारे तो मेंबर्स 18, 20, 40 ऐसे हो गए हैं। अब जब ये इनको अच्छा लगा तो इनको तो ऐसा लगा कि पता नहीं क्या ही मिल गया है हमारे को। तो इन्होंने सोचा कब तो ये संस्था हम बहुत आगे लेकर के जाना है और कैसे क्या करना है। इन्होंने बहुत सी तरकीबें लगाई, जिस बीच इनका जो है आमना सामना हुआ वहाँ के यूएस के सबसे बड़े जो है बिजनेसमैन, फिलेंथ्रोपिस्ट, बहुत बड़े अ, व्यापारी से। और जो खुद तो इनसे पहली मीटिंग में मिले नहीं, लेकिन अपने बेटे को भेजा और अपने पर्सनल असिस्टेंट को भेजा और नोट्स दे के भेजे थे। और उन नोट्स में से आज भी जो है धीरे धीरे इस संस्था के परंपराओं की नींव रखी गई थी कहीं ना कहीं। और देखा जाए तो उसके बाद जब आइडिया एक पास हुआ कि बिग बुक जो है एक किताब लिखी जाएगी, लिटरेचर की तरफ इशारा हुआ। हॉस्पिटल का आइडिया खारिज कर दिया गया, मिशनरीज का आइडिया खारिज कर दिया गया। तो जैसे ही बुक का लिखना शुरू हुआ, तो बुक के लिखने के कारण कि अब जब हम बुक लिखेंगे, इस संस्था में हमें छपवानी भी है, आगे बांटनी भी है, बहुत से काम है और हमें पैसा भी इकट्ठा करना है। तब 1938 में अगस्त में जो है रखा गया, एक फाउंडेशन बनाया गया, अल्कोहलिक फाउंडेशन, जिसको आज हम जनरल सर्विस बोर्ड के नाम से जानते हैं। 1954 में इसका नाम जनरल सर्विस बोर्ड रख दिया गया था। उस समय इसका नाम अल्कोहलिक फाउंडेशन, जो एक ट्रस्ट बनाई गई। और कहीं ना कहीं जब ये बिग बुक लिख रहे थे हमारे बिल डब्ल्यू साहब और बाकी के मेंबर्स की हेल्प, जिसमें ज्यादातर तो बिल डब्ल्यू साहब ही लिख रहे थे, तो उसमें अगर आप फॉरवर्ड टू द फर्स्ट एडिशन देखेंगे तो ट्रेडिशंस का बहुत अच्छा जिक्र है उसमें। ट्रेडिशंस का बहुत अच्छा जिक्र है, फॉरवर्ड में ही आ गया। एक्चुअली तो ट्रेडिशंस जो है 1946 में लॉन्ग फॉर्म आई और 1950-51 में जाकर के पास किए गए। लेकिन अगर कोई भी भाई फर्स्ट एडिशन, पहला जो है हमारा ये अगर उसको पढ़ेंगे तो साफ साफ समझ आ जाएगा कि सारी ट्रेडिशंस की बात हो रही है और उसमें काफी हेल्प मिली। स्टेप्स की हेल्प हमें कहाँ से मिली दोस्तों? ऑक्सफोर्ड ग्रुप से। जब बिल डब्ल्यू साहब को एबी टी ने जो मैसेज दिया और उनके साथ ऑक्सफोर्ड ग्रुप उनको लेके जा रहे थे, और उनके साथ 6 कदमों पर जो कि ऑक्सफोर्ड ग्रुप के थे उन टेनेट्स पर काम हो रहा था, वहां से बिल डब्ल्यू साहब ने सैम शूमाकर की हेल्प ली और इनको 12 कदमों में तब्दील किया।
जिससे कि हमें रिकवरी मिली। धीरे 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 ये संस्था बिग बुक के बाद तो जैसे आतिशबाजियां हुई, इतने मेंबर्स, इतना लोगों ने सराहा इस किताब को, जिसमें बहुत नॉन अल्कोहलिक्स, बहुत लोगों का, जैक अलेक्जेंडर, जॉन डी रॉकफेलर, मॉरिस मार्टी, जितने भी लोग थे, इन सब ने, पब्लिशिंग हाउसेस कितने सारे हैं, उन सब ने इतनी हेल्प की कि अब संस्था सीधा गिनतियां जो हैं लाखों में होने लगी। तो सिर्फ जो है 10-12 सालों में ऐसा हो तो रहा था, 5-7 सालों में बढ़ तो बहुत ज्यादा रही थी संस्था, लेकिन अब संस्था भी बढ़ रही थी तो झगड़े भी बढ़ रहे थे दोस्तों। काला, गोरा, यहाँ पर प्रोटेस्टेंट नहीं बैठेगा, यहाँ पर कैथोलिक नहीं बैठेगा, हिंदू, मुसलमान, कुछ भी आप नाम ले सकते हैं। झगड़ों के कारण वो यहाँ पर पी के नहीं आएगा, वो मेरी जाति का नहीं है, वो यहाँ नहीं बैठेगा, इस मीटिंग में आप ये जिक्र क्यों करते हो, आप ये ऐसे क्यों कर देते हो। बहुत से मुद्दे बढ़ने लगे और सबका बोझ पड़ता था बिल डब्ल्यू पर और बॉब, डॉक्टर बॉब पर। अब ये बोझ पड़ता था। धीरे धीरे बिल डब्ल्यू साहब ने देखा कि ये तो संस्था टूट जाएगी, ए खत्म हो जाएगा। तब उन्होंने धीरे धीरे ट्रेडिशंस की जो नींव रखी, जो कि हमारे जाकर के 46 में लॉन्ग फॉर्म आई, लेकिन दोस्तों देखा जाए तो 1938 में ही लिख दिए गए थे कहीं ना कहीं वो। और क्यों, क्यों बिल डब्ल्यू को ये सब आया? क्योंकि उन्होंने देखा था कि ऑक्सफोर्ड ग्रुप भी क्रैक हो रहा था, ऑक्सफोर्ड ग्रुप भी धीरे धीरे खात्मे की ओर जा रहा था। और एक और बहुत बड़ी संस्था थी उस समय, वो थी वॉशिंगटोनियन सोसाइटी। वॉशिंगटोनियन सोसाइटी भी खात्मे की ओर जा रही थी और खत्म ही हो चुकी थी हालांकि तब तक तो। इन दोनों के फेलियर से अगर कुछ आया तो वो हमें मिल गए, बिल डब्ल्यू साहब ने जो अपना लगाया, और आ गए हमारे 12 ट्रेडिशंस, जिससे कि हम झगड़े, लफड़े, ये जो छोटे छोटे ग्रुप्स के मुद्दे हैं, इनको हम उन ट्रेडिशंस को गाइडलाइंस की तरह यूज करें और हम ग्रुप्स को सक्रिय रूप से चलाने में, शांतिपूर्वक चलाने में मदद मिले हमें। वो गाइडलाइंस हमें मिली। बहुत से लोगों को लगा ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये तो ट्रेडिशंस के लिए बिल डब्ल्यू ने बहुत मुशक्कत की, बहुत मुशक्कत की। सबको समझाया, बताया कि ये बहुत जरूरी है, बहुत हर जगह गए, और किसी तरह ट्रेडिशंस पास हो गए। अब ट्रेडिशंस पास हो गए, अब तो सब मेंबर्स को लगा जी अब सब कुछ ठीक है, अब तो 12 कदम आ गए, 12 ट्रेडिशंस आ गए, और अब अल्कोहलिक्स अनोनिमस पूरा हो चुका, अब सब कुछ ठीक है। लेकिन दोस्तों, एक बारी को अल्कोहलिक्स अनोनिमस को साइड करते हैं, और मैं अगर एक कोई एग्जांपल देना चाहूँ, मेरी, मान लीजिए किसी एक पर्सन की कोई दुकान है, एक फैक्ट्री है। अब एक दुकान मैंने खोल ली, एक फैक्ट्री मैंने खोल ली। अब अगर उस फैक्ट्री में काम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो जैसे कि यहाँ अल्कोहलिक्स अनोनिमस में झगड़े बढ़ रहे थे तो धीरे धीरे ट्रेडिशंस की कमी महसूस हुई। यहाँ पर फैक्ट्री में, दुकान में काम बढ़ता जा रहा है तो एक एक तरीका चाहिए, हर जगह का कैश का एक तरीका चाहिए, माल बेचने का एक तरीका चाहिए, माल खरीदने का एक तरीका चाहिए। वो भी डिसाइड हो गया। लेकिन अब आगे क्या? क्या अल्कोहलिक्स एनोनिमस वहीं तक सीमित रहनी थी? अल्कोहलिक्स एनोनिमस तो जॉन डी रॉकफेलर के डिनर की वजह से और इन सब पब्लिशिंग हाउसेस के आर्टिकल्स की वजह से अलग अलग देशों में बातें जा रही थी, अलग अलग देशों से लेटर्स आ रहे थे। जहां पर कोई नहीं पहुंच पा रहा था वहां से भी इंक्वायरी आ रही थी, और वहां से वहां पर भी जवाब दिए जा रहे थे। चाहे वो हैंग पाकर्स साहब की जो सेक्रेटरी थी रुथ हॉक हो, या फिर हम सब शराबियों की जो बीवी थी उन समय पर, उन्होंने बहुत हेल्प करी इन सब चीजों के लिए। लेटर्स भेजना, बुक्स भेजी जानी, पैम्फलेट जो जरूरी थे वो भेजे जाने। तो ये किस तरफ को इशारा कर रहा था? इशारा तो इनका तो सोचना, जो 1938 में डॉक्टर बॉब की जो किचन में ये लोग बैठे थे, वहां तो इशारा सीधा यही था कि इस संस्था को ग्लोबलाइज करना, हर एक
उस एल्कोहलिक को, जैसे हम कहते हैं ना, लास्ट सफरिंग एल्कोहलिक तक पहुंचना, यहां तो मुद्दा वो था। तो अब उस फैक्ट्री से, अब उस वो बिजनेसमैन अपनी एक फैक्ट्री से बाहर निकल के किसी दूसरे स्टेट में अगर कोई लगाएगा, कोई दुकान, कोई फैक्ट्री, तब वो कैसे करेगा? तब वो इस वाली फैक्ट्री में देखेगा या उस वाली फैक्ट्री में देखेगा? तब दोस्तों किसी भी एक जगह पर बैठना उसके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। एक जगह बैठेगा तो दूसरी जगह दिक्कत होगी, दूसरी जगह बैठेगा तो पहली जगह पर दिक्कत होगी। और अल्कोहलिक्स अनोनिमस के तो देशों की कोई लिमिट ही नहीं थी, अब तो सब देशों में जा रहे हैं, और सब देशों के हर प्रांत, हर शहर, हर छोटे कस्बे में वहां तक फंक्शनिंग कैसे होगी? ठीक है, स्टेप्स ने मुझे शराब से दूर रखने में मदद की, ट्रेडिशंस ने मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस में एकता बनाए रखने में मदद की, कि मैं ग्रुप में एकता बनाए रखूं। लेकिन अब वही ग्रुप्स आगे और ग्रुप्स कैसे फैलाएंगे? क्या वही ग्रुप्स फैलाएंगे? वो ग्रुप तो अपनी सेवाओं के लिए सीमित है। किसी भी ग्रुप का चेयरपर्सन उस ग्रुप का काम करता है, किसी भी ग्रुप का ट्रेजरर उस ग्रुप का काम करता है। ये काम बढ़ेंगे कैसे? और इन सब में जुड़ाव कैसे होगा? धीरे धीरे क्या होने लगा, अब अल्कोहलिक फाउंडेशन ट्रस्ट एक बन चुकी दोस्तों, हमारी बात हुई अभी, ग्रुप्स यहां पर चल रहे हैं। क्या कोई भी समस्या आती थी तो क्या अल्कोहलिक फाउंडेशन उसमें कुछ हेल्प कर पाता था? ऑफिस तो बन चुका था, नहीं, लेकिन बन हेल्प नहीं कर पाता था। अल्कोहलिक फाउंडेशन में अगर कोई भी मुद्दा आता था तो उसका मतलब अल्कोहलिक फाउंडेशन नहीं था, उसका मतलब तो सीधा सीधा था बिल डब्ल्यू और डॉक्टर बॉब। कोई भी समस्या, चाहे अल्कोहलिक फाउंडेशन के ट्रस्ट के जो ट्रस्टीज हैं वो भी कोई मुद्दा लेके आते थे तो बिल डब्ल्यू और डॉक्टर बॉब के पास लेकर के आते थे। कोई छोटा ग्रुप, कोई बड़ा ग्रुप, कोई भी हो, वो भी सारे मुद्दे, ग्रुप का कोई भी मेंबर हो या कोई भी ग्रुप के ऑफिस बेयरर्स हो, सारे लेकर के आते थे बिल डब्ल्यू और डॉक्टर बॉब के पास। अब बोझ किस पर पड़ा, प्रेशर किस पर पड़ा? उसी एक बिजनेसमैन पर, जो कि 10 जगह काम तो करना चाह रहा है लेकिन अकेला सब 10 की सुन नहीं पा रहा है। 10 फैक्ट्री तो वो खोलना चाह रहा है वो बिजनेसमैन, 10 दुकानें तो वो खोलना चाह रहा है, लेकिन सुन नहीं पा रहा है वो। उन 10 की समस्याओं को सुनना, उनको ट्रबल शूट करना, उनका समाधान देखना, क्या काम होना है, कैसे काम होना है। 10 की 10 फैक्ट्रीज या दुकानें अगर आस पास से माल लेंगी या देंगी, कैसे काम होगा, कैसे उनका रिलेशन है, वो सब नहीं हो पा रहा था, क्योंकि एक आदमी नहीं कर पाएगा। तब जरूरत थी एक सेंट्रलाइज्ड, जो है ना, एक सेंट्रलाइज्ड एक अरेंजमेंट की, जो अरेंजमेंट ऑटोमेशन पे जाए, जो अरेंजमेंट सिर्फ एक उस बिजनेसमैन पे ना जाए, ऑफिशियली सेंट्रलाइज हो जाए और डिपार्टमेंट वाइज सबका काम सबको समझ आए और सबका काम सब करने में समर्थ भी हो। सबको पता हो कि मेरा काम इस पर्सन से रिलेटेड है और ऐसे ऐसे कामों में रिलेटेड है। मेरी क्वेरीज ऐसी ऐसी आती हैं और मुझे इन क्वेरीज को जवाब देना है। हर डिपार्टमेंट को ये पता होता है, और हम कई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, कई दुकानें, कई शोरूम्स, कई फैक्ट्रीज इस तरह की हम लोग आपस में देख लेते हैं कैसे काम हो रहा है, एंट्री से लेके एग्जिट तक, परचेज से लेके सेल तक। कई भाई इसमें लगे भी होंगे, कई भाई उसमें सम्मिलित होंगे, कोई जॉब के रूप में, कोई खुद कर रहा होगा। आप उस चीज से शायद रिलेट कर पाओ, मैं बहुत रिलेट कर पाया। तो धीरे धीरे सबसे पहला झटका, अब हमने जब ये क्लियर कर लिया अपने दिमाग में
कि जब भी कोई चीज सेंट्रलाइज या ग्लोबल, सॉरी, जब भी कोई चीज मुझे ग्लोबलाइजेशन पे लानी है तो मुझे उसका एक प्रोफेशनल, एक सेंट्रलाइज सिस्टम बना के रखना पड़ेगा। तो यहां हुआ क्या, ये चीजें बिल डब्ल्यू साहब को इस पर काम कैसे हुआ, इस पर काम हुआ दोस्तों 1945 से लेकर 1950 के बीच में। बिल डब्ल्यू के अंदर ये बातें आ रही थी, इस तरह की चीजें। और सबसे बड़ा झटका जो लगा वो लगा जब डॉक्टर बॉब बीमार पड़ गए, बहुत बीमार पड़ गए। और अब वो धीरे धीरे 1950 के टाइम की तकरीबन बात है, अगर मैं सही हूं तो उस समय पर डेथ बेड पर ही थे। और इन्होंने 1900 तकरीबन इसी के बीच में इन्होंने एक सिस्टम डालने की कोशिश की बिल डब्ल्यू साहब ने, कि ट्रस्टीज जो कि अल्कोहलिक फाउंडेशन के थे, और मेंबर्स जो कि हमारे अल्कोहलिक्स अनोनिमस के अलग अलग ग्रुप्स में मेंबरशिप में अपने ग्रुप्स की सेवाएं कर रहे थे, इन दोनों के बीच के जो गैप में बिल डब्ल्यू और डॉक्टर बॉब फंसे हैं, उनको बाहर करने का मन था बिल डब्ल्यू का। और इनके बीच का जो गैप है उसको ब्रिजिंग करनी थी। आज की डेट में भी मैं आप लोगों से पूछता हूं भाइयों, कि आज की डेट में इंडिया के बोर्ड के 27 ट्रस्टीज हैं। तो मैं नहीं जानता हूं कौन है वो ट्रस्टी, और कितने लोग जानते हैं या नहीं जानते, वो लोग बता पाएंगे इस बात को। उस समय पर कोई भी ट्रस्ट का एक आदमी, कोई भी ट्रस्टी किसी एक मेंबर को नहीं जानता था, सिवाय के ये दो तीन लोग जो थे, बिल डब्ल्यू, डॉक्टर बॉब, हैंक पकर, इस तरह के मेंबर्स, और कुछ नहीं। सेम वाइस वर्सा चलते हैं दोस्तों, कोई भी अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मेंबर अल्कोहलिक फाउंडेशन के किसी भी ट्रस्टी को जानता तक नहीं था। अब ये समस्या के लिए बिल डब्ल्यू ने इस लीडरशिप को, जो बिल डब्ल्यू और डॉक्टर बॉब ने अपने कंधे पर उठा रखी थी, उसके बारे में बात करनी शुरू की। जो हमारे ए क्लास ट्रस्टी थे उस समय के, बर्नार्ड स्मिथ, लेनार्डो हॉरिसन, फ्रैंक एमथ, जॉन वुड, धीरे धीरे इन सब से बात की कि ये मैं जो है प्रोटोटाइप लेके आना चाह रहा हूँ, आपका क्या कहना है। उन्होंने बहुत अच्छे से, ठीक लगा उनको ए क्लास ट्रस्टीज को। लेकिन बी क्लास ट्रस्टीज की बात करें या फिर अल्कोहलिक्स अनोनिमस के किसी भी मेंबर की बात करें, कोई भी राजी नहीं था। सब कह रहे थे कि क्या तुम्हें विश्वास नहीं है क्या भगवान जी पर, क्या तुम्हें अपनी समझ के ईश्वर पर विश्वास नहीं है कि वो चलने देगा इस फेलोशिप को, कि तुम तो खामे खामे इन चीजों को इतना कॉम्प्लिकेट कर रहे हो, इतना हताश निराश कर दोगे तुम लोगों को, ये सब कॉम्प्लिकेट, सब गुंजल बन जाएगा। कोई भी नहीं मान रहा था। बिल डब्ल्यू एक तरफ खड़े थे, और कहीं ना कहीं डॉक्टर बॉब स्पिरिचुअलिटी में तो बहुत आगे थे, इसीलिए रिवोल्ट या ये सब चीजें वो नहीं करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं वो भी उतने उनको ठीक नहीं लग रहा था, और कुछ वो बीमार भी थे। आखिरी बार जब बिल डब्ल्यू साहब डॉक्टर बॉब से मिले, तो डॉक्टर बॉब की एक बात उन्होंने बहुत अच्छे से मेंशन की, कि डॉक्टर बॉब ने बिल डब्ल्यू साहब को ये कहा था कि बिल, लेट्स नॉट लाउज दीज थिंग्स अप, कीप इट सिंपल। उस समय इतनी कंट्रोवर्सीज, इतने झगड़े चल रहे थे कि कॉन्फ्रेंस सिस्टम, जो गैप बीच का है, वो गैप भरने के लिए बिल डब्ल्यू के पास जो प्रोटोटाइप था, कॉन्फ्रेंस सिस्टम जो था, वो जो है डॉक्टर बॉब कह रहे थे इसको सरल रखो, हो जाएगा, करना है कर लेना, लेकिन इसको सिंपल रखो। वो बात बिल डब्ल्यू की, जो लिखी हुई, डॉक्टर बॉब की कही हुई, वो आज तक हमारे लिए भी बहुत काम करती है, और जीवन के हर एक क्षेत्र में, हर एक मुद्दे में काम करती है। अब बिल डब्ल्यू ने किसी तरह
कॉन्फ्रेंस सिस्टम जो है स्टार्ट कर तो दिया। 1951 में जो हमारी कॉन्फ्रेंस सिस्टम स्टार्ट हुई, उसमें अगर किसी का हाथ है तो वो सबसे आगे थे बर्नार्ड स्मिथ। अगर वो नहीं होते तो ये कॉन्फ्रेंस सिस्टम, मतलब बिल डब्ल्यू तो शायद अकेले पड़ जाते, ऐसा मुझे लगता है। तब ये कॉन्फ्रेंस सिस्टम स्टार्ट हुई। और लियोनार्डो मॉरिसन ने भी बहुत हेल्प की, बहुत हेल्प की। ये दो लोग जो थे, इन्होंने ही अल्कोहलिक्स एनोनिमस की ये जो कॉन्फ्रेंस सिस्टम हुआ 1951 में, जब अच्छा ये बोल दिया गया कि ऐसा करते हैं, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे कर देते हैं। 1951, 52 और 53 ये एक्सपेरिमेंट के तौर पर की गई। और धीरे 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 इसके भी एक्सपीरियंसेस आने लगे। अब अब देखिए दोस्तों, ट्रेडिशंस की हमने जो इलस्ट्रेशन करते हैं हम, वहां पर साफ साफ क्या दिखा रहा था हमारे को कि एक्सपीरियंसेस जो हैं हमने भट्टे में डाले, हमने बड़े भट्टे में एक्सपीरियंसेस डाले। वो पक पक के जो हमारी पानी बॉयल हुआ, उसका जो अर्क निकला, वो अर्क हमारे 12 ट्रेडिशंस के रूप में आज दिखते हैं हमारे को। ऐसे ही सेम वो एक्सपीरियंसेस, वो सारी चीजें जो हमारी इस 12 ट्रेडिशंस में डिस्टिलेशन आप देख रहे हो, कि वो एक्सपीरियंस अर्क बन के पहुंचा 12 ट्रेडिशंस के रूप में और हमें मिल गया। सब कुछ ट्रायल एंड एरर से हुआ। सब कुछ जो हुआ वो ट्राई अगेन मेथड से हुआ। अब सेम कंसेप्ट का बिल डब्ल्यू साहब के दिमाग में तो शुरू से आ गया था, जब 1945 से ही वहां दिमाग में डलनी शुरू हुई चीजें कि अब अगर अलग अलग देशों में ये जाएगी तो ये कैसे जाएगी। ये कोई प्रोटोटाइप चाहिए, कोई प्रॉपर तरीका चाहिए। अब एल्कोहलिक फाउंडेशन तो बन गई, ठीक है। अब यहां पर हम सर्विस मैनुअल पर अगर आ जाएं तो धीरे धीरे कैसे कॉन्फ्रेंस ने काम किया, और कॉन्फ्रेंस के काम करते करते ये कंसेप्ट्स कंसेप्ट्स तो आए थे 1962 में, और कॉन्फ्रेंस हमारी चालू हो गई थी 1951 में। तब तक कैसे काम कर रहे थे ये प्रोटोटाइप जो कॉन्फ्रेंस का दिया गया था दोस्तों, एक कंसेप्ट, एक्चुअली प्रारूप कंसेप्ट का 1962 में मिला है। लेकिन कहीं ना कहीं बाय डिफॉल्ट, जैसा मैंने अभी आपसे शेयर किया, कि अगर आप पहला एडिशन 1939 में जो 10 अप्रैल में निकला, अगर आप उसका फॉरवर्ड पढ़ लेंगे, उस किताब का जो सबसे पहला फॉरवर्ड अगर आप पढ़ लेंगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि सारी की सारी ट्रेडिशंस आई तो बाद में, 46 में पास हुई, 50 में, लेकिन वो ट्रेडिशन सारी लिखी हुई तभी हैं, उसी में सारी लिखी हुई हैं। तो सेम वैसे ही कंसेप्ट्स का जो प्रारूप मिलना ना मिलना 1962 में, लेकिन उसका जो, जब बेल्डब्ल्यू, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, जो बिग बुक इस तरह की 164 पन्ने लिख गए, और उसके बाद ट्रेडिशंस में 12 स्टेप्स में जो जो चीजें, कोई चीज का किसी भी तरह का पहलू नहीं छोड़ा, तो क्या इन सब की चीजें उनके दिमाग में नहीं थी? वो सब बीज उन्हीं के दिमाग में थे, जिस वजह से एक पैम्फलेट भी बहुत बढ़िया आया था जिसका नाम था दोस्तों थर्ड लेगेसी। तब भी कंसेप्ट्स का जिक्र नहीं था कि 12 कंसेप्ट्स लेकर के आने हैं, लेकिन वो थर्ड लेगेसी एक पैम्फलेट भी अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि सारे के सारे इशारा किस तरफ कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस की तरफ, और कॉन्फ्रेंस को काम कैसे करना है उसकी तरफ। तो दोस्तों, इसका कॉन्सेप्ट वन जो हमारे सर्विस मैनुअल में दिया गया है, हम थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं कि कॉन्सेप्ट वन सबसे पहले दोस्तों कह क्या रहा है। द फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द अल्टीमेट अथॉरिटी फॉर ए वर्ल्ड सर्विसेज।
should always reside in the collective conscience of our whole fellowship. ये मैं दोस्तों कॉन्सेप्ट वन पढ़ रहा हूं, और अब इसके नीचे से जो कुछ लाइंस मैं पढ़ूंगा या कुछ आगे चर्चा करूंगा, वो मैं सर्विस मैनुअल में से जो कंसेप्ट वन है हमारा, उससे चर्चा करूंगा। फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अंतिम जिम्मेदारी, अल्टीमेट अथॉरिटी, सर्वोच्च अधिकार। अंतिम जिम्मेदारी किसकी है जी? होल फेलोशिप की। सर्वोच्च अधिकार अगर है तो वो किसका है? होल फेलोशिप का। तो और किस चीज का है ये अधिकार या जिम्मेदारी? अधिकार भी है तो किस चीज का है, जिम्मेदारी भी है तो किस चीज की है? वो है अल्कोहलिक्स अनोनिमस की वर्ल्ड सर्विसेज की, ए वर्ल्ड सर्विसेज। अभी वर्ल्ड सर्विसेज क्या है दोस्तों? वर्ल्ड सर्विसेज वही हैं दोस्तों जो हम अभी एक बिजनेसमैन के उदाहरण से बात कर रहे हैं। एक ग्रुप की सर्विस होना और एक ग्लोबलाइज्ड सर्विस होना, अल्कोहलिक्स अनोनिमस एज अ होल की सर्विस होना। कैसे? सारी एंटिटीज एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जो भी एंटिटीज इन्होंने कॉन्फ्रेंस के रूप में बनाई, अल्कोहलिक फाउंडेशन कॉन्फ्रेंस, शुरुआत से अगर बात करें तो उस समय तो अल्कोहलिक फाउंडेशन था जो ट्रस्ट था हमारा, कॉन्फ्रेंस जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस, और एक तरफ थे सारे हमारे शराबी भाई अल्कोहलिक्स अनोनिमस में जो मेंबर्स के रूप में थे। अब इन सबके कनेक्शन से, और अलग अलग जगह के लोगों के कनेक्शन, एक ही कंट्री के जितने भी स्टेट्स हैं उन सबका इकट्ठा होना, वो सारी कहाँ रिसाइड करेगी? वो सारी जिम्मेदारी, वो सारी अथॉरिटी इन सब सर्विसेज की कहाँ पे होगी? वो होगी जी होल फेलोशिप के पास। सारी फेलोशिप, सारी फेलोशिप बोले तो ग्रुप्स। और दोस्तों एक बात बीच में रह गई है साफ साफ, ग्रुप्स के पास, क्योंकि जैसे ही मैंने ये पढ़ा था बहुत पहले जब मैं कंसेप्ट से वाकिफ हुआ था, तो तब मुझे एकदम से चिंता हो गई थी कि यार एक ग्रुप में अगर फैसला ले लिया गया गलत तो क्या होगा? एक ग्रुप ने गलत फैसला ले लिया, एक ग्रुप कह रहा है जी हम इस अल्काथॉन को, इस चीज को हम नहीं मानते हैं, हम नहीं समझते हैं इसको ठीक। तो वो ग्रुप अगर गलती कर रहा है तो क्या मान ली जाएगी? नहीं दोस्तों, तब आएगी ये बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस कंसेप्ट के लिए, कलेक्टिव कॉन्शियंस ऑफ आर होल फेलोशिप। कॉन्शियंस दोस्तों, कॉन्शियंस वोटिंग नहीं है। कॉन्शियंस ये नहीं है कि मेरा वोट इसको जाएगा, मत नहीं है कॉन्शियंस। कॉन्शियंस अंदर की आवाज। कॉन्शियंस है वो जो मेरा सद्बुद्धि, जो मैं 12 कदमों में भगवान जी से, ईश्वर से, अपनी समझ के ईश्वर से लेके आया हूं ना, उसके बाद जो मेरे अंदर की आवाज मुझसे बोलती है, वो है कॉन्शियंस। अब ये कॉन्शियंस हर मेंबर की और क्या होगी इस पर हम आगे अभी, कलेक्टिव कॉन्शियंस भी अकेली काम नहीं देगी जब तक कि हम लोग वेल इन्फॉर्म नहीं होंगे। इस बारे में अभी हम आगे बात करते हैं। फिलहाल हम ये पहली लाइन में पढ़ने जा रहा हूं, द ए ग्रुप्स टुडे होल्ड अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फाइनल अथॉरिटी। दोस्तों कंसेप्ट वन में ऊपर देखें तो क्या बोल रहा है? फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द अल्टीमेट अथॉरिटी। और नीचे देखें तो क्या बोल रहा है जी? ए ग्रुप्स टुडे होल्ड अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फाइनल अथॉरिटी। कहने का तात्पर्य है बिल डब्ल्यू साहब, जो मुझे समझ आता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे लिए फाइनल भी है और अल्टीमेट भी है। सबसे ऊपर अगर मुझे रखना है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को रखना है, और अगर किसी की जिम्मेदारी, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनल है, अंतिम है, तो वो मेरी ही है रिस्पॉन्सिबिलिटी। उंगलियां चलाने से काम नहीं होगा, उसने नहीं किया, उसने नहीं किया। सेम अथॉरिटी सबसे ज्यादा, सबसे सर्वोच्च पर अगर है तो वो मेरी ही है, और फाइनल है, अंतिम है, तो वो मेरी ही है।
उसमें जीएसओ नहीं है कहीं पे भी, उसमें मैं ही हूं, बट कलेक्टिवली, एस्टेरिक साइन। मैं तो हूं लेकिन कलेक्टिवली, बीइंग इन द ग्रुप, बीइंग इन द फेलोशिप, मेरे पास ये सब कुछ है। वेल इन्फॉर्म्ड अगर मैं हूं, सही जानकारी, सही तरीका भी, आगे बहुत अच्छा लिखा है इस बारे में, आगे से पढ़ते हैं। तो दोस्तों ये जो लीडरशिप ट्रांसफर की गई थी, उसके बारे में आगे बोल रहे हैं, ये एक लाइन के बाद मैं पढ़ रहा हूं। द ग्रुप्स अज्यूम दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द सेंट लुइस इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ 1955 ऑन बिहाफ ऑफ, बिल डब्ल्यू साहब अब क्या बोल रहे हैं देखिए, ऑन बिहाफ ऑफ डॉक्टर बॉब, द ट्रस्टीज एंड द एए's ओल्ड टाइम लीडर्स, आई मेड द ट्रांसफर ऑफ वर्ल्ड सर्विस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आवर एंटायर फेलोशिप। अब मैं बॉब, डॉक्टर बॉब के बिहाफ पर, ट्रस्टीज के बिहाफ पर, जितने भी अल्कोहलिक्स अनोनिमस के लीडर्स हैं, मेंबर्स हैं, उन सब के बिहाफ पर मैं अब ट्रांसफर कर रहा हूं ये सारी सर्विस, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी की सारी ग्रुप्स को, आप लोगों को। अब ये क्या चीजें दे रहे थे, सब कंफ्यूज्ड, क्या चीजें ये दे रहे थे? वो चीजें ये थी कि यूनिफॉर्म एए लिटरेचर का मेरे पास होना, पब्लिक रिलेशंस कैसे डील करेंगे हम बाहर सोसाइटी से, बाहर गवर्निंग लॉज से, पब्लिक रिलेशंस हमारी पॉलिसी, प्रेस, मीडिया, हम क्या करेंगे? जो हमारे पास इंक्वायरीज आती हैं हेल्प के लिए, कोई हमारे को हाथ मांगता है, उसके लिए एए क्या तैयार है? उसके लिए क्या एए आगे बढ़कर के काम कर रहा है? और सबसे जरूरी था कि हम नेशनल लेवल से इंटरनेशनल लेवल पे सक्सेस कैसे पा पाए, कैसे हम लोग ये देख पाए कि जैसे हमारा ग्रुप अब यूनाइटेड होके अच्छा चल रहा है, सेम वैसी चीजें ओवरऑल 100 ग्रुप, 200 ग्रुप, एक शहर के, एक कंट्री के 5,000 ग्रुप, 1,000 ग्रुप, 2,000 ग्रुप, और फिर दूसरी कंट्री के भी वो सारे ग्रुप, क्या ये सब एक तरीके से, एक सार तरीके से चल पाएंगे? उस वजह से वो सारी चीजें जो मेरा ग्रुप नहीं कर सकता, वो काम है ट्रस्ट का, वो काम है बोर्ड का, जनरल सर्विस बोर्ड का, और वो काम है कॉन्फ्रेंस का। जब सब कुछ ठीक हो गया, ये कॉन्फ्रेंस अब चालू हो गई, तो इन्होंने अब इसको परमानेंट रखने के लिए, अगर हम देखें दोस्तों, परमानेंट, मैंने पेज जो है, पेज नंबर 6 कर लिया है अब, पेज नंबर 6 और 7 पे हम बात करेंगे। तो अब जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस जो वर्ल्ड सर्विस देगी, ताकि वो परमानेंट भी रहे, तो उसको भी कुछ चीजें ऐसी चाहिए जो कि हम क्लैशेस से बचे रहे, वो क्लैशेस ना हो। तो ट्रेडिशन 2 हमारा बेस बन गया। ट्रेडिशन 2 मेरा एक ऐसा बेस बन गया दोस्तों, कि जो अपना मैंने अपना मत, अपना एक तरह से मैंने अपनी जो आवाज निकलेगी, काम करेगा कौन, वो मैंने ग्रुप से पूछा, और आगे लीडर्स असाइन हो गए। लेकिन ये लीडर्स असाइन तो हो गए, और ग्रुप कॉन्शियंस को भी सबसे ज्यादा ऊपर रखा गया, कि जो ट्रेडिशन 2 हमारा कह रहा है कि कोई भी लीडर तब तक और इस तरीके का काम कर ही नहीं सकता जब तक कि वो ग्रुप कॉन्शियंस से ना हो। तो अब ग्रुप कॉन्शियंस सबसे सर्वोपरि बन गई, जो कि कंसेप्ट 1 भी बोल रहा है हमारा। अब ग्रुप, ये जो ग्रुप कॉन्शियस सबसे ऊपर बन गई, तो इसका मतलब क्या लीडर इंपॉर्टेंट है? एक्चुअली में लीडर को चुना गया मेरे द्वारा है।
मेरे द्वारा चुना गया लीडर अगर कुछ गलती करता भी है तो ऐसा नहीं प्रतीत होता दोस्तों कि हमारे चुनने में कुछ कमी रही। हमारे को इंफॉर्मेशन ही नहीं थी उस लीडर के बारे में। हमारे को ये पता ही नहीं था कि कौन सा लीडर किस तरीके का जो है जानकारी रखता है, किस तरीके के प्रोफेशन को या किसी भी चीज को बिलोंग करता है, तो वो उसको बहुत अच्छे से निभा पाएगा या नहीं निभा पाएगा उस काम को जो उसको हम दे रहे हैं। ये सारी चीजें अगर कलेक्टिवली समझनी थी, इनके बारे में नॉलेज, इनके बारे में इंफॉर्मेशन अगर लेनी थी, तो वो किसको लेनी थी? वो मेरे को ही लेनी थी दोस्तों। जैसा कि पेज नंबर 7 पर सबसे ऊपर ये बोल रहे, ट्रेडिशन 2 had been written in 1945. Trustees had then authorized its publication, but it was not until 1951 that the first experimental general service council was called to see whether tradition 2 could be successfully applied to A as a whole. क्या हो पाएगा? It had to be found out whether the A groups, by virtue of this conference, could and would assume the ultimate responsibility for their world service operation. It took 5 years more for all of us to be convinced that tradition 2 was for everybody. But at St. Louis in 1955, we knew that our General Service Conference, truly representing the conscience of AA worldwide, was going to work and work permanently. पक्का हो गया था दोस्तों। लेकिन पक्का हो तो गया, ग्रुप कॉन्शियंस के बारे में अभी भी मुद्दे थे, अभी भी सवाल थे। कलेक्टिव कॉन्शियंस, फिर से अगर हम पीछे देखें, कंसेप्ट 1, कलेक्टिव कॉन्शियंस ऑफ आवर होल फेलोशिप। कलेक्टिव कॉन्शियंस, तो अब ये जो कलेक्टिव कॉन्शियंस है, ये क्या चीज है? अब फिर से दोस्तों ये हमें ना बिल डब्ल्यू साहब बाहर लेके जा रहे हैं, आउटर वर्ल्ड पे लेके जा रहे हैं हमारे को। और आउटर वर्ल्ड में बता रहे हैं कि हम खुद देखते हैं कि इस दुनिया में इस ग्रुप कॉन्शियंस का किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। ग्रुप कॉन्शियंस का किस तरीके से तोड़ा मरोड़ा जा रहा है इस ग्रुप कॉन्शियंस को। क्यों? किसी भी आप कंट्री की बात कीजिए, डेमोक्रेसी की बात तो वो कंट्री करती है, लेकिन डेमोक्रेसी अगर चाहिए आ, किसी भी कंट्री को, ये पेज नंबर 7 पर थर्ड पैराग्राफ साफ साफ बता रहा है। It has always been the hope of democratic nations that their citizens would always be enlightened enough, moral enough, and responsible enough। अगर डेमोक्रेसी चाहिए तो एनलाइटमेंट, अवेयरनेस, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, जानकारी मुझे चाहिए। मॉरल एनफ, वो नैतिक सिद्धांत जो बचपन से मुझे सिखाए तो जा रहे थे, लेकिन दुनिया वालों को देख देख के वो सारे नैतिक सिद्धांत मैं भूलता जा रहा था, या जानबूझ के उनको ले नहीं रहा था और बहाना देता था कि दूसरे लोग भी तो नहीं ले रहे। रिस्पॉन्सिबल एनफ, रिस्पॉन्सिबिलिटी में तो दोस्तों नॉर्मल अल्कोहलिक्स, नॉन अल्कोहलिक्स, ये पूरी दुनिया रिस्पॉन्सिबिलिटी में आगे। हर कोई उंगली एक दूसरे पर उठाना ठीक समझता है, लेकिन क्या ये डेमोक्रेसी के एस्पेक्ट्स हैं? नहीं। एनलाइटमेंट मुझे चाहिए, नॉलेज मुझे चाहिए, स्पिरिचुअलिटी मुझे चाहिए, आध्यात्मिक सिद्धांत, नैतिक सिद्धांत मुझे चाहिए, और जिम्मेवारी भी मुझे ही लेनी पड़ेगी। ये तीनों चीजें जब हो जाती हैं, एनलाइटमेंट से दोस्तों मैं वेल इन्फॉर्म्ड हो गया, मॉरल रहा, स्पिरिचुअल रहा, तो सद्बुद्धि के साथ में कोई डिसीजन पाऊंगा। जिम्मेदार मैं अपनी समझूंगा, अपनी जिम्मेदारी समझूंगा तो मैं उंगलियां उठानी बंद करूंगा और मुझे क्या करना चाहिए उसके बारे में सोचूंगा।
तो डेमोक्रेसी में जो मैं कॉन्शियंस दूंगा, जो मैं मत दूंगा, वो मैं ले पाऊंगा। सही वोट, यहां मत की बात कर रहे हैं, लेकिन उसी मत को कॉन्शियंस के रूप में जो हम अल्कोहलिक्स अनोनिमस में लेते हैं, वहां बात की जाए तो वहां पर हमें ये स्पिरिचुअल रिसोर्सेस तीनों के तीनों चाहिए। लेकिन चलता क्या है? चलता उल्टा है जी। पावर सीकिंग चल रही है, इग्नोरेंस चल रही है, इंफॉर्मेशन है ही नहीं लोगों के पास। और अगर थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है भी, या फिर किसी में पावर सीकिंग नहीं भी है, तो अपैथी आ जाती है आगे। फिर अनिच्छा आ जाती है आगे, उदासीनता आ जाती है आगे। कई कई बार तो, सॉरी टू से, मैंने कई मेंबर्स को अपने स्पॉन्सी को कहते हुए सुना है कि भाई ट्रेडिशंस की और कंसेप्ट्स की इतनी जरूरत है ही नहीं, क्योंकि जिन चीजों से जो मेरे पास नहीं है, वो मैं आगे ना तो दूंगा और ना कहीं और से लेने भी दूंगा। शायद ये कारण है, या जो भी कारण है, हमें उस मुद्दे में नहीं फंसना दोस्तों। हमें हमें सिर्फ एनलाइटमेंट चाहिए। वी हैव टू बी एनलाइटेंड एनफ कि हम ये चीज, ये अपैथी को हटा पाए, अपने अंदर इच्छा लेकर आ पाए कि ये संस्था, 12 कदम जो मुझे मिल रहे हैं, ये मेरी रिकवरी के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर 12 ट्रेडिशंस, 12 कंसेप्ट पर मैं चर्चा नहीं करूंगा, तो ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस बढ़ेगी कैसे? अल्कोहलिक्स अनोनिमस चलेगी कैसे? उस अल्कोहलिक के लिए जो पोटेंशियल है, उस अल्कोहलिक के लिए जिसके पास दूर दराज तक ए का कोई मैसेज कुछ है ही नहीं उस प्रांत में। या फिर दोस्तों, सबसे जरूरी, जो बर्नार्ड स्मिथ ने बोला था एक कॉन्फ्रेंस में, कि जो आने वाली हमारी नस्लें, अल्कोहलिक्स की नस्लें, नॉन अल्कोहलिक्स की नस्लें, कहां पर कौन अल्कोहलिक पैदा होगा, किस सदी में पैदा होगा, उसके लिए ए क्या तैयार है? उसके लिए कॉन्फ्रेंस के लिए उन्होंने बहुत अच्छी बात की थी जब उन्होंने कॉन्फ्रेंस को इंट्रोड्यूस किया था। तो ये स्पिरिचुअल रिसोर्सेज, सही दिशा निर्देश और कलेक्टिव इंटेलिजेंस, हम सब की एक जो सद्बुद्धि होगी, आपकी सद्बुद्धि, मेरी सद्बुद्धि इकट्ठी होकर के जो जाएगी, और जो फिर इंटेलिजेंस जो उसमें से कॉन्शियंस निकलेगी, क्या बात होगी, चार चांद लग जाएंगे मेरे ख्याल से। नहीं तो फिर तो डिक्टेटरशिप है और कुछ भी नहीं है। लास्ट पैराग्राफ दोस्तों। Therefore, we believe that we see in our fellowship a spiritualized society characterized by enough enlightenment, enough responsibility, and enough love of man and of God to ensure, ये तीनों चीजें जिसके बारे में अभी हम बात करके आए हैं, ये क्यों? क्योंकि हमें इंश्योर करना है कि हमारी वर्ल्ड सर्विस की डेमोक्रेसी जो है कायम रहेगी। वी आर कॉन्फिडेंट दैट वी कैन रिलाई अपॉन ट्रेडिशन टू आवर ग्रुप कॉन्शियंस एंड इट्स ट्रस्टेड सर्वेंट्स। अगर इस सूरत में हम अगर लेते हैं इसको, ग्रुप कॉन्शियंस को, जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, अगर ये सारे टिक्स लगे हुए हैं, ये चेकलिस्ट लगे हुए हैं, तो फिर तो हम रिलाय कर सकते हैं बहुत अच्छे से, इन ट्रस्टेड सर्वेंट्स पर भी रिलाय कर सकते हैं, और ग्रुप कॉन्शियंस पर भी रिलाय कर सकते हैं। Hence, it is with a sense of great security that we old timers have now fully vested in AA's General Service Conference the authority for giving shape through the labors of its chosen delegates, trustees, service workers, to the destiny that we trust God in His wisdom is holding in store for all of us. तो अब पूरा पूरा विश्वास, पूरा पूरा मंसूबा, पूरी पूरी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दी गई है? डेलीगेट्स को, ट्रस्टीज को, सर्विस वर्कर्स को, कि अब आप लोग चलाओ। दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग इलस्ट्रेशन की। अल्कोहलिक्स एनोनिमस हैज बीन कॉल्ड एन अपसाइड डाउन ऑर्गेनाइजेशन। आज तक दोस्तों मुझे क्या लग रहा था, जब मैंने आकर के यहाँ पर ये भारी भारी वर्ड सुने थे ना, 2019 में जब मैं आया था यहाँ पर, तो बड़े भारी भारी वर्ड सुने थे। 12 ट्रेडिशंस, 12 कंसेप्ट, जीएसओ, मुंबई, दिल्ली, इंटर ग्रुप, इस तरह के जो भी वर्ड्स आते थे,
तो मेरे दिमाग में क्या ख्याल आता था, यार ये तो बड़े पावरफुल होंगे ये सब चीजें ना, ये तो बहुत बड़ी एंटिटीज हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होंगी ये सारी। जहाँ जीएसओ, जनरल सर्विस बोर्ड, थोड़ा थोड़ा आइडिया बताने लगे कुछ मेंबर्स, तो बड़ी ऐसा घबराहट से होने लगी कि वो तो बहुत अच्छे पोजीशन पर है और मैं तो मेंबर हूँ। लेकिन ये साफ साफ यहाँ पर पहली ही लाइन बता दे रही है, इस चित्र को जो इन्होंने चित्र दिखाया है, सबसे ऊपर अगर कुछ है तो ग्रुप्स हैं। इन्वर्टेड पिरामिड है हमारी ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनल अथॉरिटी तो ग्रुप्स के पास है। अच्छा, अब ग्रुप्स की बात आई है तो दोस्तों एक पैम्फलेट आता है हमारा, द ए ग्रुप। उसमें भी बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन दिया गया है, कभी आप पढ़ना चाहें तो। बहुत अच्छे से कंसेप्ट वन के बारे में साफ साफ बताया गया है कि एंटायर स्ट्रक्चर किस पे डिपेंड करता है, या तो कॉन्शियंस पे डिपेंड करता है, या फिर पार्टिसिपेशन पर डिपेंड करता है। ग्रुप्स का ग्रुप पार्टिसिपेट करेंगे। और एक और बहुत खूबसूरत बात इसमें लिखी हुई है कि ये सारे ग्रुप्स जो भी काम करते हैं उसका एक रिपल इफेक्ट जाता है। तो रिपल इफेक्ट, अगर तरंगे अच्छी जानी है एक ग्रुप के किसी भी डिसीजन से दूसरे ग्रुप पे अच्छी तरंगे जानी है, तो दोस्तों फिर वही बात आ गई जो मैं आपसे जिक्र करना चाह रहा था, वेल इन्फॉर्म्ड कॉन्शियंस होनी चाहिए, तो रिपल इफेक्ट भी अच्छा जाएगा। दूसरा पैराग्राफ लेते हैं दोस्तों। इन कंसेप्ट वन, बिल ट्रेसेस हाउ दिस केम टू बी। द फर्स्ट स्टेप इन 1938 वाज द क्रिएशन ऑफ ट्रस्टीशिप, जिसके बारे में हमने बात की, अल्कोहलिक फाउंडेशन। बाद में नाम रखा गया जनरल सर्विस बोर्ड। ये बना क्यों था वो बता रहा है, टू परफॉर्म द सर्विसेज द ग्रुप्स कुड नॉट डू फॉर देमसेल्व्स। जो मैं अभी, जैसे कि यूनिफॉर्म लिटरेचर, यूनिफॉर्म पब्लिक इंफॉर्मेशन अबाउट ए के बारे में एक ही बात। वो एक गेम खेलते हैं ना जी, जो इशारों इशारों में बातें करते हैं। तो 10 बंदों को एक लाइन में खड़ा कर दिया जाता है, इशारे से एक बंदा दूसरे को बोलता है, फिर वही इशारा दूसरे बंदा तीसरे को बोलता है। 10वें पर जाकर के अगर आप देखते हो, मैं उस गेम का नाम भूल गया हूँ, 10वें पर कॉर्पोरेट्स बहुत खेलते हैं ये वाली गेम, क्योंकि वहां पर भी वो ये लोग दिखाना चाहते हैं कि आप जो एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को आप बोलते हो, वो हो बन कुछ और जाता है। यहां पर भी वो यूनिफॉर्मिटी चाहिए थी, इसीलिए लिटरेचर भी यूनिफॉर्म एक साथ चाहिए, लिखित रूप में दे दिया गया, ताकि वो इशारों में या मैसेज में या बातों में कुछ और ही मतलब ना निकल जाए। पब्लिक इंफॉर्मेशन में भी हमें पीआई करनी है, हमारे पास प्रॉपर गाइडलाइंस हैं कि पब्लिक इंफॉर्मेशन किस तरीके से देनी है, कैसे बात करनी है, कैसे नहीं करनी है। हर एक के बारे में इतने पैम्फलेट्स हैं दोस्तों। हैंडलिंग प्लीज फॉर हेल्प, कोई इंक्वायरी कोई हेल्प आएगी उसके लिए क्या करना है, नेशनल मैगजीन्स कैसे छापनी है, कैरिंग द मैसेज इन अदर लैंग्वेजेस, सब प्रॉपरली हो रहा है जीएसओ में। आज हमारी बिग बुक जो है मेरे ख्याल से 77 लैंग्वेजेस में है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अ सर्विस ऑफिस वाज फॉर्म टू कैरी ऑन दीज फंक्शंस अंडर द बोर्ड्स डायरेक्शन। बोथ द बोर्ड एंड द ऑफिस लुक टू को फाउंडर्स बिल एंड बॉब। सब लोग जा रहे थे बिल एंड बॉब के पास, लेकिन अब अगले पैराग्राफ में देखें, डॉक्टर बॉब बीमार पड़ गए। बिल ने बोला कि अब होगा क्या इन ट्रस्टीज का, इन अल्कोहलिक्स का, इनको एडवाइस कौन देगा। बिल को लगा कि जवाब कहाँ है, जवाब है कलेक्टिव कॉन्शियंस में। लेकिन अब ये जो ग्रुप्स हैं इतने सारे, ये जिम्मेवारी ले कैसे पाएंगे, नहीं ले पाएंगे। धीरे धीरे रेजिस्टेंस हुई, लेकिन बिल डब्ल्यू साहब ने कॉन्फ्रेंस अरेंज करवा दी 1951 में। और 11 साल बाद 1962 में बिल डब्ल्यू साहब ने बोला, द रिजल्ट्स ऑफ द कॉन्फ्रेंस हैव एक्सीडेड आर हाईएस्ट एक्सपेक्टेशंस। हमारे जो है रिजल्ट्स जो निकले हैं कॉन्फ्रेंस के, वो ऐसे निकले हैं जो सोच से बढ़कर, सोच से पता नहीं कितने गुना कुछ और बढ़कर। दिस concept is rooted in tradition too, which states for our group purpose there is but one ultimate authority, a loving God. तो ये बिल डब्ल्यू साहब ने साफ साफ हमें क्लियर कर दिया कि ये कॉन्सेप्ट ट्रेडिशन टू, और यही कॉन्सेप्ट नहीं,
तकरीबन अगर आप देखेंगे, मैं तो सोचूंगा ऐसा कि बाकी कई कंसेप्ट्स हैं जो ट्रेडिशन टू पर बेस्ड हैं। तकरीबन 8-9 कंसेप्ट्स हैं। लास्ट पैराग्राफ दोस्तों। द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेडिशन टू आर क्रिस्टल क्लियर. बिल asserts the AA groups are to be the final authority. फाइनल अथॉरिटी कौन है? ए ग्रुप। माई बाप। माई बाप हमारा कौन है? बिग बॉस कौन है? ए ग्रुप। आप, मैं। देयर लीडर्स आर टू बी entrusted with delegated responsibilities only. अब ये भी बड़ा मुद्दा है जो आगे आने वाले कंसेप्ट्स में भी आप देखोगे। ये लाइन आगे आने वाले कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से जोड़ती है कि वो लीडर्स ट्रस्ट किस पे किए जाएंगे? उन सब मुद्दों पर ट्रस्ट किए जाएंगे जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली हैं, जो उनको अथॉरिटीज डेलीगेट हुई हैं। द आउटसाइड वर्ल्ड कैनॉट इमेजिन एन ऑर्गेनाइजेशन रन दिस वे, बट बिल कॉल्स इट अ स्पिरिचुअलाइज्ड सोसाइटी, characterized by enough enlightenment, enough responsibility, and enough love of man and of God to ensure that our democracy of world service. आगे हमने सर्विस मैनुअल से बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो ये दोस्तों, पावर सीकिंग से बाहर आना, इग्नोरेंस से बाहर आना, अपैथी से बाहर आना मेरी बहुत बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि मेरा एक गलत डिसीजन मेरे ग्रुप को खराब कर सकता है। मेरे ग्रुप को खराब कर सकता है तो आगे और ग्रुप्स जो हैं उनको खराब कर सकता है। मैं हूं मालिक इस दुकान का और मुझे पता ही नहीं। जब अल्टीमेट फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ही मैं हूं तो करना भी सब कुछ मुझे है। अथॉरिटी मेरे पास है तो अथॉरिटी अकेले नहीं आती दोस्तों। अब मैं ऐसे दिल्ली में चिल्ला नहीं सकता हूँ कि यहाँ पर मिनिस्टर जो है ऐसा हो गया, एमएलए जो है ऐसा हो गया। नहीं, मैं नहीं चिल्ला सकता। भैया मुकेश, तू वेल इन्फॉर्म्ड होता और उस हिसाब से वोट करता ना तू। और वैसे ही इंफॉर्मेशन नॉलेज अगर तुझे लग रहा था तो तू भी फैलाता, उतनी की जितनी हम एक अच्छा एमएलए, अच्छा चुनाव अधिकारी चुन पाते अपने एरिया का। तो अगर मैं अपनी एक दुकान की बात करूं तो मैं एस्केपिज्म में नहीं जा सकता हूं कि मैं स्टाफ पर बात डाल दूं, सबके बहाने दे दूं। नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लेनी है। मुझे साथ मिलके कलेक्टिवली काम करना है उन सबके साथ। ब्लेम गेम से बाहर आने को साफ साफ इशारा। तो दोस्तों, ये इलस्ट्रेशन से हमने कंसेप्ट वन को लिया। अब चेकलिस्ट को ले लेते हैं। चेकलिस्ट, जैसा कि पहले भी हमने बात की दोस्तों, चेकलिस्ट क्या है? जैसे चौथे कदम में, 12 कदमों में से जो चौथा कदम है उसमें मैं अपनी इन्वेंटरी लेता हूँ तो मेरी रिकवरी मिलती है। मुझे पता लग जाता है कि मुकेश कितने पानी में है। ठीक है ना जी? ऐसे ही अगर ट्रेडिशंस की हमने जब चेकलिस्ट की थी तब हमने ये देखा था कि ग्रुप कितने पानी में है। उस मुद्दे को लेकर के उस मान लीजिए जब हमने ट्रेडिशन वन की थी चेकलिस्ट, तो हमने साफ साफ देखा था कि क्या ग्रुप यूनिटी रखने में कामयाब हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, और कर भी रहा है, मंशा है भी ग्रुप की मेंबर्स की। वो सब सवाल मुझे अपने खुद से पूछने थे। ग्रुप को कलेक्टिवली अपने आप से पूछना था। सेम वैसे ही कंसेप्ट्स की चेकलिस्ट मुझे दी गई कि ये जो कंसेप्ट मुझे मिला है, ये जो कंसेप्ट मुझे ये मिला है कि चेक करो और बैलेंस करते जाओ, इसमें मैं कहां कहां पे लैग कर रहा हूं। अब ग्रुप को अपनी इन्वेंट्री लेनी पड़ेगी इन सब चीजों में, और बीइंग अ मेंबर मुझे भी लेनी पड़ेगी। हर एक क्वेश्चन मुझे खुद अपने आप को अंदर से पूछने को, अंदर से झिझोड़ने को बोल रहा है कि क्या मैं वो सब उस तरीके से कर पा रहा हूं या नहीं। डज पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। डज माई ग्रुप हैव अ जनरल सर्विस रिप्रेजेंटेटिव? डू आई फील दैट माई होम ग्रुप is a part of A as a whole?
पहला प्रश्न का पहला भाग लेते हैं दोस्तों। क्या मेरे ग्रुप के पास जीएसआर है? देखिए दोस्तों, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का जो सर्विस स्ट्रक्चर है वो दो तरीके से वर्क कर रहा है। एक जीएसआर के तरीके से, जिस तरीके का अभी चित्र आपने देखा था, उस चित्र में हमने सबसे पहले देखा था ग्रुप्स सबसे ऊपर है, उसके बाद हमने नीचे देखा डिस्ट्रिक्ट्स लिखा हुआ है, उसके नीचे हमने देखा एरिया असेंबलीज लिखी हुई हैं, और उसके नीचे हमने देखा जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस, और उसके नीचे आप देखेंगे जनरल सर्विस बोर्ड, AAWS। ठीक है ना जी। ग्रुप्स से जीएसआर डिस्ट्रिक्ट्स में, एरिया असेंबलीज में, और वही फिर वहां से डेलीगेट्स ट्रस्टीज जो हैं कॉन्फ्रेंस करते हैं, और वहां से जो रेजोल्यूशंस, जो डिसीजंस पास होते हैं वो जाते हैं जीएसओ में और जीएसपी में। अब इंडिया में ज्यादातर जगहों पर, मैं बोलूंगा मुंबई, हाफ ऑफ द मुंबई शायद जीएसआर के रूप में चल रही है अभी भी, लेकिन ज्यादातर इंडिया में तो जीएसआर नहीं है, क्योंकि हमारे पास इंटर ग्रुप सिस्टम है दोस्तों। तो अगर इसको बिल्कुल सिंपल रख के बात करें, ज्यादा उस चीजों में अभी के लिए ना जाएं, तो हम देखें कि ग्रुप्स ग्रुप्स के बाद आप ये डिस्ट्रिक्ट्स और एरिया असेंबलीज को छोड़ दीजिए और यहाँ पर अपने इंटर ग्रुप को देखिए। इंटर ग्रुप से हमारे जो डेलीगेट्स जाते हैं वो वहां पर ट्रस्टीज से ए क्लास बी क्लास के साथ, और स्टाफ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वहां पर। और वहां पर अच्छा, एक और कमाल की बात जो इस कंसेप्ट वन को बहुत अच्छे से रिलेट कर रही है दोस्तों, कि जो टोटल है, जो जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस होती है, उस टोटल में डेलीगेट्स जो हमारे अल्कोहलिक्स अनोनिमस के होते हैं, मेंबर भाई होते हैं जो, वो 69 है। 2/3 मेजोरिटी उसकी हमारी एक रखी हुई है सीमा। अब इस चीज को मैं इसीलिए बता रहा हूं यहां पर कि कलेक्टिव कॉन्शियंस ऑफ आवर होल फेलोशिप जो है, वो सबसे ज्यादा उसका ध्यान रखने के लिए 2/3 मेजोरिटी जो है डेलीगेट्स को दी गई है। और इवन की जो ट्रस्टीज में है उसमें भी क्लास बी है, जो कि हमारे ही अल्कोहलिक भाई हैं, और क्लास ए रखे गए हैं कि वो हमें दिशा निर्देश, अगर हम कहीं गलती कर रहे हों, इमोशनली एस्पेक्ट्स को हम देख ना पा रहे हों, हम इमोशनली नहीं देख पा रहे हों बहुत सी चीजों को, तो वो प्रैक्टिकली देख पाए। तो ये सारी चीजों में, लेकिन दिख क्या रहा है कि सबसे ज्यादा प्राथमिकता अगर दी गई है तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस के ग्रुप्स को, अल्कोहलिक्स अनोनिमस के मेंबर्स को दी गई है, वरना इतनी मेजोरिटी नहीं रखी जाती। तो वापस चलते हैं दोस्तों अपने उस प्रश्न पर। तो क्या अगर मेरे से कोई पूछेगा तो जीएसआर है, जहां पर डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, जहां पर एरिया असेंबलीज होती है, वहां पर उनको जीएसआर की जरूरत होती है। मेरे इंडिया में ज्यादातर मुझे जो है इंटरग्रुप सिस्टम फॉलो करना है। यहाँ पर सारी जगह, दिल्ली में तो सारा ही इंटरग्रुप है, और आप लोगों के क्षेत्र में भी ज्यादातर इंटरग्रुप होगा ऐसा मैं सोचता हूँ। तो वहां पर सब जगह इंटरग्रुप है, तो मेरे ग्रुप में जीएसआर नहीं है, लेकिन आईजीआर है, जो सेम वही काम करता है जो जीएसआर करता है। हालांकि बड़ा दुखद बात मुझे बोलनी पड़ रही है ये, कि आईजीआर भी वो वाली चीजें नहीं कर पाते, अभी आगे क्वेश्चंस में हम देखेंगे। तो इसका दूसरा भाग लेते हैं। डू आई फील दैट माई होम ग्रुप इज अ पार्ट ऑफ ए एज अ होल? ग्रुप कहां से जुड़ेगा? इंटर ग्रुप से। इंटर ग्रुप्स कहां से जुड़ेंगे? जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस से। और जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस किससे जुड़ेगा? जनरल सर्विस ऑफिस से, जनरल सर्विस बोर्ड से। और ये सारी चीजें जाएंगी भी ऐसे ही, और वहां से आनी भी ऐसे ही चाहिए। तो वो आती यूं नहीं है, क्योंकि मैंने आज तक तो देखो, कभी मैंने अपने ग्रुप में ये सुना नहीं कि वहां कॉन्फ्रेंस में ये फैसला लिया गया है और उसके बारे में ग्रुप को बता दिया गया हो। या फिर एक और चीज, कि मैंने ये भी नहीं सुना कि ग्रुप में स्पेशली पूछा गया हो कि कॉन्फ्रेंस का ये मुद्दा है,
भाई आपका ग्रुप का क्या कहना है, कॉन्शियंस ले लो। ये चीजें ये चीजें अभी तक मैं वाकिफ नहीं हूं, लेकिन अब बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं जुड़ रहा हूं। और मैं कोशिश अपनी पूरी करूंगा, चाहे इस मीटिंग के माध्यम से, चाहे आगे मीटिंगों के माध्यम से, चाहे मेंबर भाइयों से वन टू वन में, कि वो सब भी जुड़े। क्योंकि ट्रेडिशन वन में भी तो हमने यही किया था कि भाई मेरा मेरा है ना जिम्मा कि मैं उनको अवगत कराऊं। ग्रुप्स के सारे एस्पेक्ट पे एक क्वेश्चन बहुत अच्छा था ट्रेडिशन वन के लिस्ट में, चेकलिस्ट में, कि ए का कुछ ही एस्पेक्ट में ले पा रहा हूँ कि सिर्फ 12-12 कदम लेके बैठ गया हूँ, सिर्फ मीटिंग लेके बैठ गया हूँ, या सारा ही ए के तत्वों को ले रहा हूं मैं सारा ले रहा हूँ, और कोशिश करूंगा कि मैं सारे से सबको अवगत कराऊं। जो भी भाई इंटरेस्टेड हो, नहीं भी हो, हम बात करें इस बारे में। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, व्हेन डिड माय ग्रुप लास्ट होल्ड अ ग्रुप कॉन्शियंस मीटिंग। अभी इसी दूसरा भाग भी पढ़ लेता हूँ। व्हेन अप्रोप्रिएट डज दैट कॉन्शियंस गेट पास्ड टू द डिस्ट्रिक्ट, द एरिया, और द लोकल इंटरग्रुप। अब दोस्तों आप देख लीजिए क्वेश्चन के माध्यम से, साफ साफ इन्होंने डिस्ट्रिक्ट, एरिया को या फिर लोकल इंटरग्रुप को बता दिया गया है। तो ये भी पूरा पूरा हमारा आईजीआर वाला प्रावधान है यहाँ पर, साफ साफ इशारा कर रहा है उस पर। तो मेरे ग्रुप ने लास्ट जो है बिजनेस मीटिंग, ग्रुप कॉन्शियंस मीटिंग कब की थी, ये मुझसे पूछ रहा है, ये मुझे अपने आप से पूछना है। लेकिन मैं जो जान रहा हूं दोस्तों, बिजनेस मीटिंग में जो मुद्दे हो रहे हैं, बड़े से बड़े ग्रुप्स हों, अच्छे ग्रुप्स हों, बुरे ग्रुप्स हों, कोई भी ग्रुप बुरा, अच्छा, छोटा नहीं होता। ये तो मैं गलत बोल गया। लेकिन जिस ग्रुप में स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी आती है, उस ग्रुप की बिजनेस मीटिंग के भी मुद्दे अगर मैं सुनता हूं, तो चाय पर चाय क्यों नहीं आई, स्पीकर मीटिंग कब रख रहे हैं, सफाई नहीं हो पा रही है, चर्च वाले कह रहे हैं टॉयलेट में कोई थूक गया है, किराया कब देना है, ये सारे मुद्दे दोस्तों, आपको ऐसा नहीं लगता कि ऑफिस बियरर्स के हैं? ये सारे मुद्दों पर वहां पर टाइम खराब होना चाहिए? 15 मिनट की हम लोग बिजनेस मीटिंग रखे हैं, उसमें क्या हो पाएगा? जरूरी क्या है? मुद्दा क्या पकड़ना था? मुद्दा पकड़ना था जिस वजह से आज और हम और आप जुड़े हुए हैं। मेरे को अगर वो ऑर्थोपेडिशियन, मेरे को जो मैसेज मिला था, एक डॉक्टर जो ऑर्थोपेडिशियन हड्डी के डॉक्टर थे, उनसे मैसेज मिला था मुझे, तो वो काम मुद्दा सबसे पहला है ना दोस्तों। तो अगर सबसे पहला कोई चीज रखनी है, और मैं तो कहूंगा पहला ही नहीं, उसको जीरो पे रखिए, कि पहली भी चीज कुछ और है। 0 पॉइंट पे अगर कोई मुद्दा रखना हो तो ट्रेडिशन 5 को रखो। हम क्या कर रहे हैं आने वाले शराबी के लिए? मुख्य मुद्दा होगा तो कोई सफरिंग अल्कोहलिक का होगा। व्हेन अप्रोप्रिएट डज दैट कॉन्शियंस गेट पास टू द डिस्ट्रिक्ट या लोकल इंटरग्रुप। अब यहां से ग्रुप से कॉन्शियंस तो हो गई, ठीक है ना जी। अब आईजीआर सामने आता है जी हमारा यहाँ पर। क्या आईजीआर पैसे पहुंचाने के लिए है जी? क्या मैं जो मेंबर हूं, मैं ए एज अ होल से जो जुड़ा हुआ हूं, सिर्फ पैसे देने के लिए जुड़ा हुआ हूं? फिर टाइम टैलेंट ट्रेजर कौन देगा? ट्रेजर दे दिया, समय कौन देगा? आज जो चीजों में मैं फॉरवर्ड हूं, जिन चीजों में मैं आगे हूं, जो चीजों में मैं टैलेंटेड हूं, वो चीजें कौन देगा आगे? मैं ही तो दूंगा। पैसे देने से काम चल जाता है क्या? ये सारी कॉन्शियंस आगे पास हो रही है क्या? क्या आईजीआर जाकर के सारी कॉन्शियंस ग्रुप की दे रहा है, और वहां की सारी एक्टिविटीज क्या लेकर के आ रहा है? प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर कोई है, तो वो पैसा देना नहीं है दोस्तों। ग्रुप की कॉन्शियंस जितनी भी हो रही हैं, जिस भी मुद्दे पर हो रही हैं, वो सब आईजीआर को इंटर ग्रुप में देनी ही देनी है। थर्ड क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, हाउ डू एज हु आर नॉट एक्टिव मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप गेट देयर पॉइंट ऑफ व्यू इनटू द कलेक्टिव कॉन्शियंस। दोस्तों कलेक्टिव कॉन्शियंस जैसे हमने अभी बात की,
तो उस कॉन्शियंस में जो मेंबर आ ही नहीं रहा मीटिंग, ओल्ड टाइमर्स हैं, पुराने मेंबर्स हैं, अच्छे मेंबर्स हैं, लेकिन मीटिंग में नहीं आ रहे। पीछे मैंने मुंबई के कुछ लोगों से, जब सर्विस वर्कशॉप हुई हमारे दिल्ली में, या ऑनलाइन में जुड़ता रहता हूँ कभी कभार सुनने के लिए, तो उनसे सुना कि कोविड के बाद से उनके सारे मेंबर्स बैठ गए घर पर ही। स्ट्रेंथ ही पांच पांच सात सात, बिजनेस मीटिंग नहीं हो रही, बिजनेस मीटिंग ग्रुप की नहीं होगी, तो आईजीआर कहाँ से होगा? आईजीआर इंटर ग्रुप्स में कोई जा ही नहीं रहा है। तो ये तो पॉसिबिलिटी ही नहीं हो पाएगी ना। तो क्वेश्चन कैसे वैलिड हो पाएगा कि अगर मैं पार्टिसिपेट ही नहीं करूंगा? आगे आने वाले कंसेप्ट, जब आगे हर ये मुहिम छिड़ी हुई है बहुत अच्छी, जो कंसेप्ट्स पर बात हो रही है, आप आगे आने वाले कंसेप्ट्स में देखोगे कि राइट ऑफ पार्टिसिपेशन, तो मैं पार्टिसिपेट तो मुझे ही करना पड़ेगा ना। और इसी कंसेप्ट की बात करूं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरी ही है ना दोस्तों। अथॉरिटी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है, तो मैं पहुंचूं। एक मुद्दा, हर एक ग्रुप, उसके बाद जो कॉन्शियंस निकल के आती है वही कॉन्शियंस बन जाती है फिर तो। अगर कोई एक्टिव है ही नहीं तो फिर कैसे? कुछ नहीं हो पाएगा फिर तो दोस्तों। इतना जरूर हो सकता है कि मैं पैसिवली जो है, बहुत से मेंबर्स को मैं देखता हूँ कि मैं उनसे फोन पर बात कर लेता हूँ, मीटिंग्स वो कितना जाते हैं नहीं जाते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन उनके थ्रू मैं बहुत जो है ट्रेडिशंस को, कंसेप्ट्स को, स्टेप्स को, इन सबको फॉलो कर पा रहा हूँ, इन सबको प्रैक्टिस कर पा रहा हूँ। तो उनके थ्रू पैसिवली तो आ सकते हैं, लेकिन उनकी एक्टिव वॉइस के लिए वो ग्रुप में आएंगे, तभी कुछ हो पाएगा दोस्तों। एट ये फोर्थ क्वेश्चन है, एट माई ग्रुप बिजनेस मीटिंग्स डू वी स्टे अलर्ट फॉर एनी डिसीजंस दैट माइट अफेक्ट ए एज अ होल? कोई ग्रुप नया खुल रहा है और किसी हॉस्पिटल में कमरा ले लिया है उन्होंने। अब वो ग्रुप जो है नाम रख रहा है उसी हॉस्पिटल के ऊपर। तो अगर मैं बैठूंगा तो सीधा सीधा मैं उनको ट्रेडिशंस के बारे में अवगत कराने मेरी जिम्मेदारी है, कि ये हमारी अफिलिएशन ना हो जाए, लोगों को प्रतीत ना हो जाए कि ये तो इसी हॉस्पिटल की संस्था है। एक ग्रुप में मैंने सुना, मैं गया नहीं था उस मीटिंग में, मैंने सुना था, काफी चर्चा हो रही थी कि एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से दो लोगों को बुलाया गया और वो हमारी मीटिंग्स में आकर के हमसे ये पूछ रहे थे कि आप अपने आप को शराबी क्यों बोल रहे हो। ऐसी चीजों में सीधा सीधा अल्कोहलिक का माइंड एक अलग ही टेंजेंट पर, एक अलग ही रिकवरी पे जा सकता है, जो रिकवरी अल्कोहलिक्स अनोनिमस दे ही नहीं रहा। अल्कोहलिक्स अनोनिमस साफ साफ कह रहा है पावरलेसनेस ओवर अल्कोहल, मैं एक अल्कोहलिक हूं, मैं मानता हूं, मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, मैं अपने आप को याद नहीं दिलाऊंगा तो मेरा इज्म मेरे आगे आ जाएगा। तो इन सब चीजों पर क्या मुझे अलर्ट रह करके और मुझे टोकना है? बिल्कुल टोकना है। दूसरा एग्जाम्पल, एक चर्च ने एक अल्कोहलिक्स अनोनिमस के ग्रुप का किराया बढ़ा दिया, उन्होंने आगे बात नहीं की, दूसरे चर्च ने दूसरे का भी बढ़ा दिया जब उनको ये पता लगा। तो ओवरऑली होता क्या है, ये सब मुद्दे धीरे धीरे, अब एक ग्रुप अगर पैसा दे सकता है दूसरा ग्रुप नहीं दे सकता ना दोस्तों। वो ग्रुप ही बंद हो गया, उन्होंने शिफ्ट किया कहीं और, समय लगा, क्योंकि उनके पास उतना पैसा ही नहीं था उस ग्रुप में कि वो दे पाए रेगुलरली बेसिस पर। तो मुझे अलर्ट भी रहना है और मुझे जिक्र भी करना है, जिक्र करना है मुझे। हाँ, फॉल्ट फाइंडिंग नहीं करनी, मुझे बहसबाजी में नहीं पड़ना, लेकिन मैं हम्बल कंसिडरेट तो हो सकता हूँ, टैक्टफुल तो हो सकता हूँ। उस करके जब मैं बात करूंगा, तो मैं ह्यूमिलिटी के साथ जब मैं बात करूंगा, तो वो गलतियां नहीं गिनवाऊंगा, फिर मैं सोल्यूशन पे बात करूंगा कि ये प्रॉब्लम लग रही है, इसके सोल्यूशन पे बात करते हैं। व्हाट इज मेंट बाय कलेक्टिव कॉन्शियंस ऑफ अल्कोहलिक्स अनोनिमस? इज इट एट वर्क, इन माय होम ग्रुप, इन माय एरिया?
दोस्तों, कलेक्टिव कॉन्शियस जिसके बारे में हम अभी बात करते हुए आ रहे थे, क्या होती है ये कॉन्शियस? हमने बात की अंदर की आवाज। कलेक्टिव कॉन्शियस एकजुटता के साथ सबके अंदर की आवाज। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली में 70 ग्रुप्स, एग्जाम्पल ले लेते हैं। आवाज कुछ और निकलती है, एक ग्रुप निकलती है, एक ग्रुप की वो बोलता है, सारे ग्रुप्स जो बोल रहे हैं, अब उनको कलेक्टिवली इकट्ठा किया जाए तो कितने ग्रुप्स हैं जो क्या बोल रहे हैं? वो कॉन्शियस। जैसे ही मैंने अभी जिक्र भी किया था आपसे कि जैसे ही मुझे लगा, मैंने कहा एक ग्रुप तो ले लेगा, जब ये कंसेप्ट वन तो सीधा एक ग्रुप को, एक मेंबर को बहुत अच्छी अथॉरिटी दे रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है। लेकिन साथ ही साथ टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, कलेक्टिव कॉन्शियंस ऑफ आवर होल फेलोशिप, और मैं तो कहूंगा आप ये मान के चलिए, वेल इन्फॉर्म्ड कलेक्टिव कॉन्शियंस ऑफ आवर होल फेलोशिप, वो होगी कलेक्टिव कॉन्शियंस। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए पहले मेंबर्स को एनलाइटमेंट देनी पड़ेगी, जो बिल डब्ल्यू साहब ने लिखा कंसेप्ट वन में। अवेयर करना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, नॉलेज देनी पड़ेगी सारी, कि भैया ये मुद्दा ऐसे ऐसे है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाए मीटिंग्स में, ऐसे नहीं कि सीधा क्वेश्चन कॉन्शियस ले लो जी। नहीं, पहले उस बारे में, उस मुद्दे के बारे में सबको, हर एक मेंबर को अच्छे से अवगत कराने के लिए 2-4 मिनट, जितना भी समय चाहिए, डिपेंड करेगा मुद्दा टू मुद्दा, वो लिया जाए, और फिर उस समय को उसमें इन्फॉर्म किया जाए उनको। सारा कुछ जब उनको नॉलेज आ गई हो, उसके बाद फिर उस पे प्रश्न रखा जाए, और ग्रुप क्या कहता है, कॉन्शियस ली जाए। ये हुई कलेक्टिव कॉन्शियस। इज इट एट वर्क इन माई होम ग्रुप? ये मुझे पूछना है अपने आप से, कि क्या स्पॉन्सर के कहने पर, मैं जिस मेंबर को पसंद करता हूं, उस मेंबर के कहने पर, या उस मेंबर ने मुझे कुछ कहा नहीं, लेकिन देखता तो मैं उसकी तरफ हूं कि ये क्या कर, जिन जिन लोगों को मैं शुरुआत से आइडियल्स एक बना लेता हूँ ना, एक मन में बना लेता हूँ कि ये बंदा ऐसा अच्छा है यार, इसकी सुननी है, इसकी ऐसे, क्या मैं उनको देख रहा हूँ, वो कुछ कह नहीं रहा मेरे को, लेकिन बाय डिफॉल्ट दिमाग में वही मेंबर जो कर रहे हैं उस हिसाब से कुछ कर रहा हूं मैं, या फिर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ, और उस हिसाब से सारी जानकारी के साथ अपनी कॉन्शियस दे रहा हूँ, या गैंगबाजी में ही लगे हुए हैं सब लोग? ये मुझे पूछना है अपने आप से। तो हमेशा ही मुझे वेल इन्फॉर्म्ड होना है, और उसके बाद मुझे कॉन्शियस देनी है अपनी। डिफाइन द अपसाइड डाउन पिरामिड ऑफ ए, हाउ डज इट वर्क? हमने अभी बात की पहले क्वेश्चन में इस बारे में दोस्तों, कि जो है, एक्चुअली जीएसआर वाले कंसेप्ट को समझने के लिए हमने इसी को समझा था। इन्वर्टेड पिरामिड है हमारा, गुंबद जो है हमारा, वो अपसाइड डाउन है। एक टीला आप जो देख रहे थे उस चित्र में, वो उल्टा रखा हुआ है। पिरामिड है जो उल्टा रखा हुआ है। क्यों उल्टा? इसलिए रखा गया है कि ग्रुप्स हैं लाखों। किसी भी आप ऑर्गेनाइजेशन में, दुकान, फैक्ट्री, ऑफिस, मकान, किसी में भी आप देखें बिजनेस, तो उसमें सीधा पिरामिड होता है। एक चेयरमैन, उसके नीचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसके नीचे मैनेजर्स, सीईओज, जो भी ऑफिसर्स होते हैं उनके नीचे सुपरवाइजर्स, छोटे मैनेजर्स, और उनके नीचे वर्कर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे वो वर्कर्स ही मालिक हैं, एक तरह से। मैं मेंबर हूं और मैं ही मालिक हूं, वो सारे ग्रुप्स में ऊपर हूं। ये पिरामिड इसीलिए इन्वर्ट करना पड़ा क्योंकि जीएसओ और जीएसबी तो छोटी है, वो वो सबसे नीचे आ गई, और ग्रुप्स कहाँ चले गए? सबसे ऊपर। ग्रुप्स के नीचे, यानी कि मेंबर के फेलोशिप के नीचे कौन है? वो है इंटर ग्रुप। उनके नीचे कौन है? जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस।
और जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस जो बोलेगा वो कौन सुनेगा? वो सुनेंगे जी हजूर, जीएसबी बोलेगा, जीएसओ बोलेगा, वही होगा। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल दोस्तों आजकल ही हम देख रहे हैं। हमने उस मुद्दे में नहीं फंसना। मेरा ये जो आपको बताने का मतलब है वो सिर्फ इतना सा है कि मैं आपको ताकत दिखाना चाह रहा हूँ। अल्कोहलिक्स अनोनिमस के फेलोशिप की एक मुद्दा पिछले साल कॉन्फ्रेंस में पास हुआ था। वो मुद्दा अब रिव्यू में है और कोई बड़ी बात नहीं है वो रिवोक हो जाए। वो रिवोक हो ना हो, हम आज यहाँ इस मुद्दे के लिए मिले हैं कि हमारी कलेक्टिव कॉन्शियस होल फेलोशिप की सर्वोपरि है। और वो सर्वोपरि है और ये प्रैक्टिकली भी साबित हो रहा है। आप, रेयर केस है वैसे तो, ये बहुत रेयर केस है। जनरल सर्विस बोर्ड तक डिसॉल्व हो चुका है एक बार, फेलोशिप की वजह से, ग्रुप्स के कलेक्टिव कॉन्शियंस की वजह से। कोई भी ट्रस्टी ये नहीं बोल सकता खड़ा होकर के कि भैया पिछले साल 2024 में हमने जो मुद्दा पास कर दिया उसके बारे में अब वापस से रिव्यू क्यों करने आए हो आप? हम ट्रस्टीज हैं, हमने पास कर दिया। नहीं, उसके बारे में दोबारा चर्चा होगी, जहां तक मुझे लगता है, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ। ये है दोस्तों हमारा अपसाइड डाउन पिरामिड ऑफ एए। और लास्टली, व्हाई इज इट सेड दैट कंसेप्ट वन इज रूटेड इन ट्रेडिशन टू? क्योंकि साफ साफ आप ट्रेडिशन टू को अगर आप पढ़ेंगे और कंसेप्ट वन को आप पढ़ेंगे तो साफ साफ आपको समझ आ जाएगा कि सेकंड ट्रेडिशन क्या कह रहा है और फर्स्ट कंसेप्ट क्या बोल रहा है। सेकंड ट्रेडिशन क्या बोल रहा है? फॉर आवर ग्रुप पर्पस देयर इज बट वन अल्टीमेट अथॉरिटी, अ लविंग गॉड, एज ही में एक्सप्रेस हिमसेल्फ इन आवर ग्रुप कॉन्शियंस। भगवान जी, हमारी समझ का जो ईश्वर है वो हमारी अल्टीमेट अथॉरिटी है, उसके अलावा कोई नहीं है। लेकिन वो आवाज आएगी कहां से? वो हमारे ग्रुप की आवाज से आएगी। और यहां पर दोस्तों ट्रेडिशन टू में देखिए, ही मे एक्सप्रेस हिमसेल्फ लिखा हुआ है। हर बार ये ग्रुप कॉन्शियंस सही नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक कॉन्शियंस, गॉड्स कॉन्शियंस नहीं आएगी। और हमारे लीडर्स जो हैं ट्रस्टेड सर्वेंट्स हैं, और वो उतने ही सर्वेंट्स हैं जितना उनको काम दिया जाता है। वो उससे ज्यादा भी नौकर नहीं है हमारे, और उससे कम भी नौकर नहीं। ट्रस्टेड सर्वेंट है, विश्वसनीय सेवक। और इधर कंसेप्ट वन की बात करें, सीधा सीधा वर्ल्ड सर्विसेज की जिम्मेदारी, वर्ल्ड सर्विसेज का मालिकाना हक अगर वो किसी को दे रहा है तो वो फेलोशिप को दे रहा है। फेलोशिप बोले तो मेंबर, फेलोशिप बोले तो ग्रुप। ट्रेडिशन टू में ही नहीं जड़ें, कंसेप्ट वन की जड़ें ट्रेडिशन टू में ही हैं। साथ में सिर्फ कंसेप्ट वन की ही नहीं, बहुत से कंसेप्ट, 8-9 कंसेप्ट जिनकी जड़ें ट्रेडिशन टू में हैं। जो बात ही कॉन्शियंस की लीडरशिप की हो रही है, सारा का सारा कंसेप्ट ट्रेडिशन से ही निकला है। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं दोस्तों ये वाले 8-9 कंसेप्ट को ट्रेडिशन टू से। तो ये कॉन्सेप्ट वन की चेकलिस्ट थी दोस्तों। और थैंक यू वंस अगेन, आप लोगों ने मुझे सुना।